चीन से जारी तनाव के बीच व्यापारियों के संगठन ने चीन का बना सामान जलाकर विरोध जताया। व्यापारियों ने लोगों से चीन को सबक सिखाने के लिए भारत में बना हुआ सामान ही खरीदने की अपील की। और दिल्ली के करोल बाग में एकजुट हुए इन व्यापारियों ने सड़क पर चीन का बना हुआ सामान रखा और उसमें आग लगा दी। कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स चाइनीज सामानों में आग लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों ने दावा किया कि अब चीन से आयात किए जाने वाले सामान में भारी कटौती की जाएगी। 31 दिसंबर 2021 तक चाइना से हिंदुस्तान में जो सामान आता है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी करेंगे। हालांकि कोरोना संकट के बीच हंगामा बढ़ने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन व्यापारियों को हिरासत में ले लिया और वहां से ले गए। नक्शे पर जारी विवाद के बीच नेपाल सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चल रहे काम को रोक दिया। वहां नेपाल की नदी की वजह से आने वाली बाढ़ से बचने के लिए बिहार सरकार की ओर से निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन नेपाल सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चल रहे काम को ये कहकर रोक दिया कि वो नो मैंस लैंड है, जो दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ जमीन छोड़ दी जाती है, जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, और ये जगह किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन पूर्वी चंपारण के जिस इलाके में निर्माण का काम रोका गया है वो भारत का हिस्सा है और हर साल नेपाल से निकलने वाली एक नदी भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले बिहार के इस इलाके में तबाही मचाती है, जिससे बचने और बांध में होने वाले कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार वहां काम करवा रही थी। लेकिन नेपाल ने उस काम को बीच में रोककर भारत के साथ अपने सीमा विवाद को और बढ़ा दिया। और मैं अभी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनको भी मैं अभी पत्र लिख रहा हूं, जो अभी इमीडिएटली जाएगा, सारा स्थिति बताते हुए कि ये सब पॉइंट ऐसा है कि अगर कि ये नहीं एक्सेस हुआ तो बिहार का तो मेजर पार्ट फ्लड में डूब जाएगा। बारिश ऐसे ही हो रही है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। स्वीडन में कोरोना वायरस के खतरे के बीच मिडसमर फेस्टिवल मनाया गया। स्वीडन समेत पूरे यूरोप में यह फेस्टिवल साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून के आसपास मनाया जाता है, जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग पहाड़ों पर पहुंचने लगे। वहां के ज्यादातर स्की रिजॉर्ट सैलानियों से भरे हुए नजर आए। ये लोग वहां आधी रात के सूरज को देखने पहुंचे थे। वहां रात के 12 बजने के बाद भी सूरज दोपहर की तरह चमकता दिखा। आधी रात को धूप का मजा लेने के लिए लोग भी बाहर निकल आए। कोरोना से बेपरवाह कई लोग वहां स्कीइंग करते नजर आए। स्वीडन में इस वक्त आधी रात को भी सूरज की रोशनी रहती है और वहां इन दिनों को त्योहार की तरह मनाया जाता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को ऑक्सीपल्स मीटर देने का फैसला किया है। ऑक्सीपल्स मीटर से कोरोना मरीज अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर नाप सकेंगे और ऑक्सीजन की कमी होने पर मरीज के घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सीपल्स मीटर देगी। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों और उनकी मौत के आंकड़ों की सही जानकारी जारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री योगी नाराज हो गए। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल पर कोरोना मरीजों और कोरोना से मरने वाले लोगों की मौत के सही आंकड़े फीड नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई। चिट्ठी में साफ शब्दों में लिखा गया कि मुख्यमंत्री इस बात से नाखुश हैं और उन्होंने इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक अस्पतालों को ऑनलाइन पोर्टल पर 24 घंटे में कोरोना से मरने वाले लोगों की सही जानकारी फीड करनी होगी और अगर इस काम में लापरवाही बरती गई तो अस्पताल के सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं ये मामला सामने आते ही विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर एक बार फिर से निशाना साधा। एलएसी पर तनाव पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल ने पूछा कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने यह भी कहा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। राहुल गांधी ने दरअसल ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? उधर मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई के मानखुर्द के मंडला इलाके में
गोदामों में आग लग गई है। और ये तस्वीर देखिए मेरे, जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त स्पॉट पर, और ये तस्वीर इसलिए क्योंकि मंडला का जो इलाका है, खास तौर पर ये जहां पर आग लगी है, ये स्क्रैप्स के गोदाम हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15,000 स्क्वायर फीट में करीब 5 गोदाम हैं छोटे छोटे, जहां पर ये आग लगी है। और सभी गोदाम आसपास हैं, और इसलिए क्योंकि स्क्रैप्स के गोदाम हैं और साथ ही साथ ऑयल ड्रम्स जो है उसमें भी आग लगने की खबर मिल रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से। लगातार ये कोशिश जो है जारी है कि आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आसपास झोपड़पट्टियों का इलाका है। यहाँ पे देखिए तमाम झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और ऐसे में फायर ब्रिगेड की कोशिश यही है कि जो आग लगी है, करीब सुबह 6 बजे के आसपास आग लगी है, उसे जो है बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आग लगी है उस पर काबू पाया जाए, लेकिन जिस तरह से स्क्रैप्स का गोदाम है और स्क्रैप्स के होने की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ तेज हवाएं जो है वो लगातार चल रही है, जो आग को बढ़ने में मदद कर रही हैं। आप धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आग कितनी बड़ी और कितने बड़े हिस्से को उसने अपने आगोश में लिया हुआ है। चीन मुद्दे पर सुबह कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अगुवाई में सुबह कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होगी, जिसमें चीन के साथ जारी तनातनी और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत 2,000 रुपए तय कर दी गई। इससे पहले निजी लैब इसके लिए 4,500 रुपए ले रहे थे। लखनऊ में केंद्र के नए दिशा निर्देशों के बाद एक आदमी के पास 2 से ज्यादा हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, 2 से ज्यादा लाइसेंस ले चुके लोगों को अपना एक लाइसेंस जमा भी करवाना होगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया कि मंडोली जेल में 17 कैदियों को कोरोना वायरस हो गया। ये सभी उस कैदी के संपर्क में आए थे जिसकी पिछले दिनों कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। उत्तराखंड में कुछ पुजारियों ने मंदिरों की निगरानी के लिए बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया और केदारनाथ में भारी ठंड और बारिश के बीच पूजा की। WWE रेसलर द अंडरटेकर ने 3 दशक बाद इस खेल से संन्यास ले लिया। पेट्रोल और डीजल के दाम में 17वें दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिसके बाद दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए। दिल्ली में डीजल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी, जिसके बाद दाम 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गए। पेट्रोल के दाम आज 20 पैसे बढ़े हैं और इसके साथ ही 17वां दिन जब लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 20 पैसे प्रति लीटर बढ़े, जिसके बाद दाम जो है वो 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोगों ने चीन सीमा पर मौजूद बंकरों की सुरक्षा और उन्हें संरक्षित करने की मांग की। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान गांव वालों को ट्रेनिंग देने के लिए सेना ने इन बंकरों को बनाया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद चीन सीमा के पास हर्षिल और नेलांग घाटी में बनाए गए ज्यादातर बंकर देखरेख नहीं होने की वजह से टूट गए। हालांकि अब भी इलाके में कई बंकर सुरक्षित हैं, जिन्हें अब वहां रहने वाले लोगों ने सरकार से संरक्षित करने की मांग की। ऊंचाई इलाके में जो बंकर बने हैं कुछ तो खत्म हो गए, लेकिन अधिकांश अभी बाकी है और उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी की घटना के बाद चीन से जारी तनातनी के बीच न्यूज 18 की टीम ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान बनाए गए इन बंकरों की पड़ताल की, जिन्हें सेना ने उस समय गांव वालों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था। इस समय हम हर्षिल वैली में हैं और हर्षिल में आप देख सकते हैं ये पुराना बंकर जो 1962 में बना था। उस समय जब युद्ध हुआ था उसके बाद लोगों को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया था। यही नहीं, इलाके के लोगों ने सरकार से चीन सीमा के नजदीक मौजूद उन गांवों को फिर से बसाने की मांग की, जिन्हें उस वक्त युद्ध की वजह से खाली करा लिया गया था। अभी मेरा ख्याल से ये एक पूरा एक पॉलिसी के तहत हमें उन गांवों को वापस बसाना चाहिए वहां पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए निर्देशों के साथ आज ओडिशा के पुरी में ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए सख्त नियम तय किए हैं और इसी वजह से पुरी में बीती रात से ही कर्फ्यू जारी है, जो रथ यात्रा खत्म होने तक जारी रहेगा।
एक रथ को खींचने के लिए सिर्फ 500 लोगों को इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रथ को खींचने वालों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा हर रथ के बीच में दूरी रखी जाएगी और इस आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। रथ यात्रा के आयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति को सौंपी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा इसकी शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी पुरानी ये परंपरा और आस्था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि कोरोना के वक्त पर इसकी इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाज़त दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज कर्फ्यू रहेगा जब तक ये रथ यात्रा वहाँ से निकलती नहीं, और इसके साथ ही साथ 500 लोगों को बोला गया है कि उस रथ यात्रा में रथ को खींच सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कोरोना टेस्ट होगा। नेगेटिव होने के बाद ही ये लोग इस रथ को खींच पाएंगे, और उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी होगा। तो ये दो तस्वीरें पूरी उड़ीसा की आप देख रहे हैं। हालांकि सैनिटाइजेशन का काम भी इससे पहले किया गया। जो जिस रास्ते से गुजरना है इस रथ यात्रा को, वहाँ पर भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं वो तस्वीर भी जहाँ पर रथ को खींचते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं, जिनके लिए कहा गया था कि इनका पहले टेस्ट कराना होगा। ये जो 500 लोग रथ को खींचेंगे, उनकी जब रिपोर्ट नेगेटिव होगी उसके बाद ही उन्हें ये परमिशन होगी कि वो रथ को खींच पाएंगे, और 500 से ज़्यादा लोग रथ को नहीं खींचेंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया, कुछ शर्तें रखी गई, और उस शर्तों के साथ ही आज उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और पूरे जोशों से आप देखिए किस तरीके से आस्था से भरे ये लोग। और वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में इसकी परमिशन नहीं मिली है, वहाँ पर जो रथ है वो मंदिर के अंदर ही रहेगा। लेकिन इस वक्त आप पूरी की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर भगवान जो हैं वो अब मंदिर से निकल गए हैं और रास्ते से होते हुए अब वो अपने मामा के यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तय शर्तों के साथ दरअसल इसकी शुरुआत हुई है, और इसी के साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और ये रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है, और तब तक ये कर्फ्यू रहेगा जब तक ये रथ यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। कई नियम बनाए गए हैं, शर्त रखे गए, और उन शर्तों के पालन के साथ ही इसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। दरअसल ये जो आस्था, ये मान्यता थी, इसी के चलते इसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी कि कोरोना वक्त चल रहा है जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि जो लोग शामिल होंगे वो 500 ही लोग रथ को खींचेंगे, और उसके साथ जो लोग इस रथ को खींचने में शामिल होंगे उनका टेस्ट भी होना ज़रूरी है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें इस बात की इजाज़त है कि इस रथ को वो खींच पाएंगे। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। मंदिर परिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो ये शर्त पूरी करें। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में पिछले 142 सालों से चली आ रही प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रथ यात्रा को इजाजत देने से इनकार कर दिया। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रुख बदलने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और रथ यात्रा के आयोजन को रद्द करने के निर्देश दिए। साथ ही रथ यात्रा के आयोजन से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बार रथ मंदिर के भीतर ही रहेंगे। भारी बारिश और बाढ़ के बीच गुजरात के कच्छ में उफान पर बह रही एक नदी को पार करते वक्त एक आदमी तेज लहरों के बीच फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लापरवाही ने उसकी जान खतरे में डाल दी। चीख पुकार मचने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ लोग उसकी जान बचाने के लिए रस्सी लेकर नदी में उतर गए। पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी की मदद से उसे खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान कोई हादसा न हो जाए इसके लिए एक तरफ से कई लोग रस्सी को पकड़कर खड़े हो गए। आराम से। काफी कोशिश के बाद किसी तरह सैलाब के बीच फंसे आदमी को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में उसे मामूली चोटें आई। हादसे की आशंका को देखते हुए नदी से होकर गुजरने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। हालात को देखते हुए कच्छ, जामनगर,
देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले में चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विभाग ने इन जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान जताया। और अगर अनुमान के मुताबिक बारिश हुई तो उफान पर बह रही नदियां कई जिलों में बाढ़ की वजह बन सकती हैं। कच्छ जिले के मांडवी में तो हालात पहले से ही खराब है। एक इलाके में तो नदी का पानी उस पर बने पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा। आसपास के कई रिहायशी इलाकों में भी नदी का पानी घुस गया। एक मकान में तो एक आदमी गर्दन तक डूबा हुआ नजर आया। कई गाड़ियां भी छत तक बाढ़ में डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से कच्छ में कई छोटी बड़ी नदियां और नाले खतरनाक हो गए। वहां कई गांवों को आपस में जोड़ने वाली एक सड़क भी सैलाब में बह गई। कच्छ की तरह गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में भी लगातार कई घंटे हुई बारिश के बाद नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान से हुई तबाही के बाद मुआवजा नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा बीडीओ दफ्तर पर फूटा। लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के अचंत्य नगर ग्राम पंचायत की है, जहां पर राहत सामग्री के लिए बड़ी संख्या में लोग बीडीओ दफ्तर पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोगों ने न सिर्फ दफ्तर में तोड़फोड़ की बल्कि राहत सामग्री भी लूट ली। उधर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा है। इससे नाराज एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने यह दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद सरकार लोगों के ऊपर महंगाई थोप रही है। और इसी का विरोध जताने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर उतर आए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 16वां दिन है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शनकारी एक रिक्शे से कार को खींचकर ले जाते दिखे और दावा किया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम लोगों का गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथों में महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर नजर आए। बहुत हुई महंगाई की मार। प्रदर्शनकारियों ने कोरोना से परेशान जनता को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की। राहत देना तो दूर की बात रही, उल्टा देश की जनता के ऊपर 3 बार कोरोना के समय में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो वो बढ़ाई जा रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक पुल के अचानक टूटने से उसके ऊपर से गुजर रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यह पुल पिथौरागढ़ की मुंशियारी मिल में सड़क पर बना था। ये वो सड़क है जिसे चीन की सीमा तक बनाए जाने का काम चल रहा है और उसी काम में तेजी लाने के लिए इस ट्रक पर एक खुदाई करने वाली मशीन लाद कर भेजी गई। लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा तो पुल एक तरफ झुकते हुए अचानक टूट गया। पुल के साथ ट्रक भी नीचे खाई में जा गिरा। इससे पहले ट्रक के ड्राइवर ने बड़ी सावधानी से पुल को पार करने की कोशिश की। ट्रक पर काफी वजन था, इसलिए ड्राइवर ने अपनी रफ्तार भी धीमी रखी, लेकिन वो पुल ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन के वजन को नहीं संभाल पाया और बीच से टूट गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक और खुदाई करने वाली मशीन नीचे नाले में गिरी दिखी। साथ ही बीच से टूटे हुए पुल के 2 टुकड़े भी नजर आए। अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। सीमा पर टकराव के बीच कल भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को एलएसी पर अप्रैल की स्थिति को बहाल करना ही होगा, यानी चीन की सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा। कल चीन के मोल्डो में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये बैठक करीब 12 घंटे तक चली। बातचीत में भारत ने चीन को दो टोक कह दिया कि उसकी सेना को फिंगर 4 से फिंगर 8 पर वापस लौटना होगा। 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 लोग शहीद हुए थे। इसके बाद से ही गलवान घाटी में एलएसी पर तनाव बना हुआ था। अब राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन तेज हो गया। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत के लोगों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना गुस्सा जताया था।
जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन की एक कंपनी का टीवी भी तोड़ दिया और लोगों से चीन में बना सामान इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे भी लगाए। वहीं मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर पर अपना गुस्सा उतारा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की तस्वीरों को जमीन पर रखकर उसे पैरों से मारा। चीन के साथ सीमा पर जारी विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक उद्धव सरकार ने केंद्र के साथ बैठक के बाद चीन की 3 कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। इनमें पुणे के पास तालेगांव में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक फैक्ट्री भी शामिल है, जो करीब 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट। हालांकि रोके गए इन तीनों प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकारों से चीन के साथ हुए सभी समझौतों से जुड़ी जानकारियां मांगी थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। महाराष्ट्र का पहला सरकार होगा जो उनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो है छानबीन करके उसके ऊपर जो है कड़क कार्रवाई करके किस तरीके से उसको रद्द कर सकते हैं, ये पहला राज्य होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। उन्होंने भारत और चीन के तनाव पर एक खत लिखा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस खत में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को नसीहत दी कि वो शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में केंद्र सरकार को भ्रम में डालने वाले प्रचार से बचने की सलाह दी। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को चीन का मुकाबला दुष्प्रचार मंत्री बनके नहीं बल्कि एक सच्चे जोरदार प्रधानमंत्री बनके करना चाहिए कि ये वक्त चीन को सरहदों से निकालने का है, बल्कि चीन की वकालत और उनके वकील बनने का नहीं। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस के तीखे हमलों का बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मनमोहन सिंह के बयान को शब्दों का खेल बताया। अपने ट्वीट में उन्होंने भारत चीन के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसे याद दिलाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में बिना लड़े ही चीन के सामने सरेंडर कर दिया गया था और उसे भारत की जमीन दे दी गई थी। साथ ही उन्होंने जनता को भी भरोसा दिलाया कि मौजूदा सरकार के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे। वहीं कांग्रेस की कार्य समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर 20 सैनिकों की शहादत पर चर्चा होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर लगातार हमलावर रहे हैं। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमले करती रही है। इसके अलावा कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। अमेरिका के पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। ये लोग वहां रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखों से हमला कर दिया। धमाकों की वजह से वहां अफरा तफरी फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की दूसरी टीमें भी वहां पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराने की वजह से वहां जंग जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ जवानों ने गीत के जरिए शहीदों को याद किया। सेना के कुछ जवानों ने एक गीत के जरिए लद्दाख में शहीद हुए अपने साथियों को याद किया। छिड़ी तानी जंग मैनू पुछदे ने यार बेली, सारे दे मुंह ते बस इको ही सवाल है, दे तू दिलासे जाके बुढ़ड़ी जी मां मेरी, दिन रात सोचां च गुजार दी।
हिमाचल प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरे नंबर पर रही एक छात्रा ने शहीद जवानों के परिवार के लिए जमा की गई रकम सीएम जयराम ठाकुर को सौंप दी। ऐसी फैमिलीज अपने बेटों, अपने पिता, अपने हस्बैंड खो देती है, तो हम जितना हेल्प कर सके उतनी करनी चाहिए। नागपुर में कुछ लोगों पर 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ का आरोप लगा। कनाडा में कुछ बलोच संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में। जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के मारे जाने से बौखलाया पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में अल बद्र के आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के